एक चिट्ठी तुम्हारे नाम कहानी, नागफनी के जंगल कहानी संग्रह से आपके लिए। विगत और वर्तमान सब घुल मिलकर जब अपनी संपूर्णता में एक लंबी अमानिशा बन जाए तो कोई कब तक शरद पूर्णिमा की आस लगाए, कब तक प्रतीक्षा करता रहे उस चांद की जो कभी ना आने वाला हो। अपनी आशाओं में निराश, डूबते उतराते न जाने कब तक अनिश्चितता आशंका में उलझे, यूं अवलंबनहीन एकाकी उदास जीते रहना होगा। मैं यह समझ नहीं पाती कि क्यों किसी किसी की ज़िंदगी मात्र जलती दोपहर बनकर रह जाती है और कुछ लोग सदैव चांदनी की छाँव तले जीते चले जाते हैं। एक अजब बेचैनी छटपटाहट मेरा सारा तोष ही छीन ले गई। वह क्या है, कुछ समझ नहीं पाती मैं। ऐसे में कभी कभी तुम बहुत याद आती हो। जब भी स्वयं को समझने में कठिनाई हुई थी, तुम्ही ने तो मुझे समझाया था। आज जबकि तुमसे हजारों मील की दूरी, कहीं कोई नहीं आसपास जो दिलासा का एक शब्द भी मुझे दे दे, ऐसे में बताओ कि तुम्हारे बिना क्या करूं। यह मत कहना कि मेरे जीवन से जुड़े हर बड़े निर्णय की तुम साक्षी नहीं। हाँ, यह तो सच है कि कभी कभी परिस्थितियों से बाध्य, अपने सिद्धांतों से विवश मैंने निर्णयोपरांत ही तुम्हें सूचना दी हो, पर अपने अस्तित्व और अहम के घेरों से निकलने की हर कोशिश में मैंने सदा तुमसे ही तो पराजित होना स्वीकारा है। तुम्हारे हर गलत सही निर्णय के समक्ष झुककर भी तो मुझे भला ही लगता था, और इसी भले लगने की कमज़ोरी का तुमने हर अवसर पर उपयोग किया। तुमने नहीं छला, स्वयं कमजोरियों से छली जाती रही मैं। अनायास ही तो तुम इतने निकट आ गई थी मेरे। परिचय के चंद दिनों के बाद ही अंतरंगता इतनी घनी हो जाएगी, सोचती हूँ तो सहसा विश्वास नहीं होता। सामान्यतः मित्रता हम उम्र लोगों से ही होती है, पर हम और तुम उम्र के लंबे फासलों को अपवाद बना बैठे थे। उम्र की दूरियां हमें निकट आने से नहीं रोक सकी थीं। फिर मात्र मित्र ही तो नहीं थी तुम, मेरी प्रेरणा, मेरी मार्गदर्शिका, मेरे जीवन की एकमात्र अवलंब ही तो थी। जीवन में जो भी कमियां थीं वे मात्र आस बनकर रह गई थीं, पर तुमसे मिलकर वे लुप्तप्राय हो गई थीं। शायद पहली बार ही मैंने जीवन को उसकी संपूर्णता में जाना था, पाया था। यदि यह पता चल जाए कि तुम्हारा सुख संतोष कहाँ है, तो उसे पाना कुछ हद तक आसान हो जाता है। एक निश्चिंतता की स्थिति आ जाती है। मुझे भी ऐसा विश्वास हो चला था कि मेरा सुख तुमसे ही जुड़ा है, तुम में ही निहित है। ऐसे में जीवन के दिन बीत रहे थे। जीवन के प्रति दृष्टिकोण जाने कब सकारात्मक हो गया था। पलायनवादी से कब मुझे आत्मविश्वासी कर्मठ बना दिया था, पता नहीं। सच, मुझे मित्रता और मित्र शब्द के अर्थ तभी समझ में आए थे। इन लघु शब्दों की दीर्घ सीमा अनंत असीम लगने लगी थी। तुमको मित्र के रूप में पाने के बाद किसी परिचित, घनिष्ठ या प्रिय को मित्र का आसन देना मेरे लिए न तो सहज ही हुआ, न ही संभव। ईश्वर के प्रति एक आस्था होती है, वही आस्था मुझे तुम में दिखने लगी थी। आश्चर्यजनक रूप से मैं ईश्वर के प्रति अनुरक्त हो गई थी। तुमको देखकर उसने मुझे किसी भी सुख से तो वंचित नहीं रखा था। मुझे याद है, हमारी दोस्ती लड़ाई से शुरू हुई थी। तुम्हारा बिना सोचे समझे कुछ भी कह देना, मुझे चिढ़ाना,
कभी कभी मुझे इस कदर बुरा लग जाता था कि मैं तुमसे 2-2 दिन तक बात न करती थी। एकदम दृढ़ निश्चय कर लेती थी कि तुमसे कभी नहीं बोलूँगी, और फिर तुम्हारा मनाना, विशेषकर मनाने का तरीका ऐसा होता था कि अपने निश्चय से डिग ही जाती थी मैं। तुम्हारी जिस बात से मैं अत्यधिक प्रभावित थी वह थी तुम्हारी बात करने की अदा और मुख्यतः हास परिहास से पूरी भाषा शैली। ऐसे में मुझे स्वयं पर क्रोध आता था कि तुमसे चाह कर भी बिना बोले क्यों नहीं रह पाती मैं। तुम घंटों जाने क्या बातें करती और मैं ध्यान मग्न तपस्विनी सी लीन तुम्हें सुना करती। सच उतना सुखकर सरस मुझे साहित्य भी नहीं लगता था जितनी तुम्हारी बातें। रात देर तक बातें करते रहते, कभी कभी सुबह हो जाती थी पर हमारी बातें समाप्त न होती। यहाँ तक कि मैंने पढ़ाई के बाद का सारा समय तुम्हारे साथ ही गुजारना शुरू कर दिया था। छात्रावास में हमारी दोस्ती की लोग मिसाल देते थे। आज जब उन्हें पता चलेगा कि महीनों तुम मुझे पत्र नहीं लिखती तो क्या वे सहसा विश्वास कर सकेंगे? कहाँ कौन सा संपर्क सूत्र छूट गया हमारी पकड़ से? कहाँ क्या भूल हो गई? कैसे क्या हो गया कि हमारे बीच इतने फासले हो गए? संबंधों की ऊष्मा कभी चुक भी सकती है, वह भी जहाँ संबंध हमारे हों। ऐसा कब सोचा था? जानते हैं, समझते भी हैं कि दुनिया की जिम्मेदारियों से घिरी हो, परिवार और घर के दायरे में कैद होकर मुझे भी भुला दोगी, यही सोचकर अहम आहत है मेरा। मित्र के नाम पर मुझसे ज़्यादा प्रिय, या कह लो कि एकमात्र मित्र मैं ही हूँ तुम्हारी। इसका गर्व करना चाहूँ तो दोषी नहीं ठहराया जा सकता मुझे। फिर भी तो मुझे गर्व के बजाय उपेक्षा व अपमान का ही एहसास होता है सदा। मुझे आजीवन विस्मृत करने की क्षमता तुम में नहीं, यह अच्छी तरह से जानती हूँ। पर क्या मुझ अतिरिक्त संवेदनशील के लिए इतना ही पर्याप्त है, जिसे इतना सहन न था कि मैं कॉलेज से 10 मिनट भी देर से लौटूं, जो मेरी हर छोटी बड़ी इच्छा का इतना ध्यान रखता हो कि मेरे लिए धरती पर चलना मुश्किल हो जाए, वही आज यह नहीं जानता कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ। मेरे बिना जीने की आदत न थी जिन्हें आज उनके ही परिचय के दायरे से भी दूर हो चले हैं हम। 10 साल से तुम्हें जानते हैं और पिछले 5 सालों से तुमसे दूर हैं, पर क्या एक दिन भी ऐसा बीता है मेरा जिस दिन तुम्हारी बातें न की हों, तुम्हें याद न किया हो? अभी भी तो याद है कि तुम्हें क्या पसंद है, क्या नापसंद। अपनी नासमझी पर रोऊं या हंसूं यह नहीं जानती, पर तुम्हारी ज़रूरत से ज़्यादा समझदारी मुझे बहुत रुलाती है। संवेदना के बंधन तोड़कर तुम अवसरवादी हुई, यह समझ तो गई थी मैं, पर सहज विश्वास नहीं हुआ था कि यह तुम्हारी वास्तविकता है। तुम अपने भविष्य के प्रति इतनी जागरूक हो जाओगी, हर पग सचेत सजग होगा तुम्हारा, हर बात का लेखा जोखा रखने लगोगी तुम। नहीं नहीं, तुम मेरी सुनीता दीदी नहीं हो सकती। मेरी दीदी को तो यह भी सह्य नहीं था कि मैं जाड़े की रातों में भी नायलॉन के मोजे पहनकर सो जाऊं। मुझे याद आता है कि हर रोज़ मेरा जिद करके मोजे पहने सो जाना और मेरे सोने के बाद तुम्हारा बहुत धीरे धीरे मोजे उतार देना। जाने किसने तुमसे यह कह दिया था कि मोजे पहनकर सोना स्वास्थ्य के लिए बहुत बुरा होता है। तुम्हारा वह स्नेहिल उपक्रम मुझे इतना भाता था कि मैं जानबूझकर ही मोजे पहनकर सो जाती ताकि तुम उन्हें उतारो। याद है एक बार मुझे यूं ही किन्हीं कारणों से घर जाना था तो तुम कितना रोई थी। मैंने कहा था कि कल त्रिवेणी एक्सप्रेस से मुझे जाना है, तब तुमने कहा कल ट्रेन जाएगी ही नहीं, तुम कैसे जाओगी? मेरे यह कहने पर कि वह तो रोज़ ही जाती है, तुमने कहा था
कि तुम जब भी जाना चाहोगी वह नहीं जाएगी। तुम्हारे कहने में जाने क्या क्या था। शायद मेरे प्रति तुम्हारा असीम स्नेह दुलार, मेरे बिना ना रह पाने की तुम्हारी विवशता, सबका घुला मिला स्वर था वह। और अति आवश्यक होने पर भी मेरा जाना 2-3 दिनों तक टल गया था। तुम्हारे मुंह से निकला हर वाक्य ब्रह्म वाक्य था मेरे लिए। तुम्हारी किसी बात को ना मानूं इतनी शक्ति मुझ में नहीं थी। एक दिन तुमने यूं ही बातों बातों में कहा था, जी चाहता है तू सदा मेरी आंखों के सामने रहे, पर ऐसा शायद संभव नहीं। एक ही उपाय है, तू अमर से शादी कर ले तो हम दोनों सदा साथ रहेंगे। अमर तुम्हारा छोटा भाई था और मुझसे 2-3 साल बड़ा। उसके बाद तो तुम मुझे अक्सर उसकी ढेरों बातें सुनाती, चढ़ाया भी करती। उसे देखा नहीं था मैंने, बस जाना था तुम्हारे माध्यम से। पर न जाने कब वह मुझे इतना प्रिय हो गया कि मैंने तय कर लिया कि यदि कभी शादी करूँगी तो बस अमर से। यद्यपि मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा, पर मेरे मनोभावों से तुम अपरिचित हो ऐसा भी कभी नहीं लगा। उधर तुमने अमर से भी छुट्टियों में जाकर जाने क्या क्या बताया था मेरे विषय में। आज इतने वर्षों बाद भी कहाँ भूल सकी हूँ मैं अमर को। शायद कच्ची उम्र में कोई मन में आ बसे तो भुलाया नहीं जा सकता उसे। कितने लोगों से मिलना हुआ, पर अवचेतन में बसे अमर के समक्ष कोई नहीं टिका। जाने क्यों कभी कोई और मेरे करीब आना भी चाहता था तो मैंने उसे आने नहीं दिया। तुमसे मिलने पर हर बार मैंने बताना चाहा था, पर मुंह से बात नहीं निकली और तुमने तो बस उस बात को मजाक समझ आया गया कर दिया। 4 साल पहले यूं ही अचानक अमर से तब मुलाकात हो गई थी जब मैं तुम्हारी बहन से मिलने कानपुर गई हुई थी। अमर ने कुछ भी ऐसा नहीं कहा था जिसे प्यार समझूं, पर उसकी हर नज़र मुझे स्नेह के गहरे सागर में डुबा गई थी। 2 दिनों का वह प्रथम परिचय क्या मात्र 2 दिनों का था? क्या दोनों इस तरह साधिकार नहीं मिले थे जैसे बचपन से ही एक दूसरे को जानते हों? तुम माध्यम थी जिसके द्वारा दोनों ही एक दूसरे को जानते थे, समझते थे। पता नहीं कैसे बिना बोले भी सब कुछ कहा था हम दोनों ने एक दूसरे से। फिर 4 साल का लंबा अंतराल। कभी भूल नहीं सकी मैं अमर को। कभी कभी तुम्हारे पत्रों से अमर की सूचनाएं मिलती। तुम शायद समझती नहीं थी या समझ कर भी नासमझ बन गई थी, और लाख चाहने पर भी तो मैंने तुमसे कुछ नहीं बताया था। कुछ महीनों पहले एक दिन अनायास ही तुम्हारी बहन सरिता से मिलने मैं लखनऊ गई थी कि अमर मिल गया था। मैं 2 दिनों की छुट्टी बिताने सरिता के घर गई थी। जरा भी पता न था कि अमर वहाँ उसी दिन आ पहुँचेगा। यूँ अचानक इतने बरसों बाद अमर से मुलाकात हो जाएगी कभी सोचा न था। बस अमर पहले से स्वस्थ लगा, कभी बहुत पतला हुआ करता था। बाकी वही शरारती मुस्कान, बोलती हुई सी आंखें और रौबीला चेहरा, और हजारों मील दूर बैठी तुम याद आ गई थी। वही तुम्हारी छवि, तुम्हारी ही आंखें तो पाई हैं अमर ने। बातों बातों में अमर ने एक एक करके हमारी पहली मुलाकात की सारी घटनाएं शब्दशः दोहरा दी थीं। शायद वह भी कुछ नहीं भूला था। कोई टीस उसके मन में भी उठ रही थी। इन 2 दिनों का हर एक पल मुझे स्वप्न से ज़्यादा मीठा, मधुर, सुंदर लगा। मैं सदा की तरह इस बार भी मूक ही रह गई। यह भी नहीं बताया कि इन लंबे लंबे सालों में मैंने सिर्फ उसे ही चाहा है। मैं चुप रहकर भी अमर के मन में क्या है जानना चाहती थी, पर वह भी तो शायद बोल नहीं पाया। शायद अब वक्त के साथ
वह भी समझौता कर बैठा हो। वापस लौटने के बाद एक दिन भी तो चैन नहीं मिला मुझे। तुम्हें विदेश यात्रा के सुख ने हमारे लिए सोचने योग्य ही नहीं छोड़ा था। और सरिता से मैं क्या कहती, अमर से मैं कुछ कह सकूं, ऐसा असंभव था। हमारा या शायद मेरा यह मूक प्रेम बहुत विवश है। दीदी, तुम तो बिना बताए मुझे इतना जानती थी, क्यों इतनी नासमझ बन बैठी? अपने पति, पुत्र, परिवार में तन्मय तुम मुझे जीवन के किस अंधे मोड़ पर छोड़ गई हो? दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा है, न राह सूझती है, न मंजिल का पता है। अमर के मन में क्या है ये मैं कैसे जानूं? तुम्हारे अतिरिक्त कौन है मेरा? किससे क्या कहूँ? अमर के सिवाय कोई और जीवन साथी बना तो क्या मैं उसके साथ न्याय कर सकूँगी? उससे जुड़ी कितनी स्मृतियाँ हैं। जिन दिनों वह आईएएस की तैयारी कर रहा था और तुम भी घर गई हुई थी, उसके कहने पर तुमने मुझे पत्र लिखा था, अंजलि तुम अपने सारे नोट्स और किताबें पार्सल से भेज दो, भैया आईएएस के लिए राजनीति शास्त्र ले रहा है। और 2 दिन भाग दौड़ के बाद सारे नोट्स और किताबें इकट्ठी कर मैंने पार्सल से भेज दिया था। जल्दी जल्दी में पार्सल के साथ मैंने पत्र नहीं भेजा था। वापस आने के बाद तुम कितना नाराज़ हुई थी। तुमने कहा था एक एक किताब और कॉपी का एक एक पन्ना खोज डाला, पर तुमने तो 2 लाइन भी लिखने की जहमत नहीं उठाई। खैर, मेरा नहीं तो अमर का ही कुछ ख्याल किया होता। बेचारा बहुत मायूस हो गया था। और जानती हो जनाब ने क्या किया? तुम्हारी कॉपी में से कुछ नए डाक टिकट मिले थे, उन्हें लेकर उसने रख लिया है। मैंने बहुत मांगा पर देता ही न था। फिर तुम बहुत शरारत से मुस्कुराने लगी थीं और बार बार मुझसे पूछा था आखिर अमर टिकट लौटाता क्यों न था? उन टिकटों में ऐसी क्या बात थी? और न जाने क्यों तुम्हारे इस सवाल पर मैं बेहद झेप जाती थी। फिर अमर ने तुम्हारे नाम 2 लंबी लंबी चिट्ठियाँ भेजी थीं। ऊपर नाम तुम्हारा था, पर सारे पत्र में मेरे ही विषय में लिखा था। भाव कुछ ऐसे थे कि जिसे देखा ही नहीं मैंने, वह मेरे लिए इतना कुछ कर रहा है। यदि जीवन में मैं कुछ बन सका तो ईश्वर के बाद उसी का योगदान होगा। तुमसे छिपाकर उन पत्रों को मैंने कितनी बार पढ़ा था और कुछ दिनों बाद तो तुम्हारे टेबल से उठाकर उन्हें अपने पास सहेज कर रख लिया था। शायद आज भी मेरे कमरे की अलमारी में वे सुरक्षित पड़े हैं। ऐसी न जाने कितनी बातें हैं। समय बीतता जाता है पर उनकी स्मृतियाँ धूमिल नहीं पड़ती। शायद प्रयास करने पर भी तो कभी कभी किन्हीं बातों को भूलना सहज नहीं होता। दीदी जो अतिरिक्त संवेदनशील थीं मेरे प्रति, आज वही इतनी व्यवहारिक हो गई हैं, लगभग भाव शून्य सी। क्या उम्र के फासले तय करते करते आदमी मशीन सा हो जाता है? अमर ने भी तो कहा था तुम जितना चाहती हो सुनीला को, उससे कम मैं भी नहीं चाहता उसे। पर अपने पारिवारिक झमेलों में उलझकर उसने हम सबको लगभग विस्मृत ही कर दिया है। किसी सीमा तक मैं तो उपेक्षित भी महसूस करता हूँ। तुमसे कहीं बहुत गहरे जुड़े हुए हैं सरिता, अमर और मैं, तुम भी जानती हो, पर अब इस बात को महसूस नहीं करती। हमारी सकल आस्थाओं की साक्षात मूर्ति हो तुम। इस तरह हमारा मोह भंग ना करो दीदी। तुम पर इतना अधिकार है हम तीनों का कि तुमको हम किसी अन्य के साथ बंटता हुआ नहीं देख पाते। जाने ये कैसी उलझने हैं जो हम तीनों को ही अलग अलग ढंग से व्यथित करती हैं, मत्ती रहती हैं। पर तीनों का अहम इस कटु सत्य को
स्वीकार नहीं कर पाता कि तुम समय की गति की तरह परिवर्तनशील हो चली हो।